नमस्कार। मैं भवानी सिंह राजावत, व्याख्याता, उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, विवेकानंदपुरम, रणथंबोर रोड, सवाई माधोपुर। आपके सामने अभी कक्षा 9 में पाठ 5 जो है उसमें अंतर्द्रव्यी जालिका टॉपिक का वीडियो मैं आपके सामने भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। कोशिका की संरचना हमने देखी तो कोशिका की संरचना में बहुत सारी रचनाएं थी, बहुत सारे अंगक थे। इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में, हमारी पिछली कक्षा में बात की है। आज हम इसके एक नए घटक, एक नए अंगक, जिसको हम बोलते हैं अंतर्द्रव्यी जालिका, उसके बारे में इसमें बात करेंगे। अंतर्द्रव्यी जालिका होती क्या है कि कोशिका के भीतर ये लंबी नलिकाओं के रूप में, चपटी रचनाओं के, गोल रचनाओं के रूप में, आयताकार रचनाओं के रूप में ये पाई जाती है। इस प्रकार की जो रचनाएं होती हैं वो रचनाएं आपकी अंतर्द्रव्यी जालिका के नाम से जानी जाती है। देखिए, अंतर्द्रव्यी जालिका जो है वो अंतर्द्रव्यी जालिका एक प्रकार से इसके भीतर जालिका तंत्र का क्या करती है, निर्माण करती है। यानी कोशिका के भीतर जालिका तंत्र का ये निर्माण करेगी और एक प्रकार से ये कोशिका के कंकाल नुमा रचना का ये निर्माण करती है। क्योंकि कोशिका इससे, जिस प्रकार हमारी पूरी बॉडी में हड्डियां कंकाल का काम करती है, उसी प्रकार पर्टिकुलर कोशिका जो होगी उस कोशिका में एक तंत्र बनाती है जालिका का। उस जालिका तंत्र में ये एक प्रकार से इसका निर्माण करेगी। जैसे मान लो अभी ये कोई कोशिका है, इसमें ये केंद्रक मौजूद है, तो इस केंद्रक को इस कोशिका झिल्ली तक जोड़ने के लिए कुछ रचनाएं काम आती हैं, कुछ रचनाएं स्थित होती है। ये रचनाएं एक प्रकार से ये केंद्र है। तो ये रचनाएं जो पाई जा रही हैं वो रचनाएं अंतर्द्रव्यी जालिका ही हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम होने की वजह से इन्हें हम संक्षेप में ER भी कहते हैं। यानी अंतर्द्रव्यी जालिका जो है इनको हम शॉर्ट में ER के नाम से भी जानते हैं। ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्यी जालिका। ये अंतर्द्रव्यी जालिकाएं कोशिका के भीतर एक नलिका तंत्र का निर्माण करती है, एक जालिका तंत्र का निर्माण करती है। इस प्रकार जालनुमा रचना बना लेती है। ये केंद्रक के बाहर पाई जाती है, कोशिका द्रव्य में स्थित होती है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से कोशिका का एक कंकाल बना रही है, कोशिका के कंकाल नुमा रचना का निर्माण कर रही है। इसके चारों ओर ये इस टाइप से रचना में भी स्थित हो सकती है, गोल भी हो सकती है। इस प्रकार अलग अलग प्रकार की रचनाओं में ये स्थित हो सकती है। तो कोशिका के चारों ओर कोशिका में केंद्रक के चारों ओर ये स्थित होती है और उसको एक आधार प्रदान कर रही है। इस प्रकार की होती है हमारी अंतर्द्रव्यी जालिका। अगर हम इनकी संरचना देखें तो संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो अंतर्द्रव्यी जालिका दो प्रकार की होती है। ये अंतर्द्रव्यी जालिकाएं दो प्रकार की होंगी। एक कहलाएगी खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका,
इसको हम खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी सतह पर बारीक बारीक दाने नुमा संरचना पाई जाती है, यानी इस पर राइबोसोम लगे होते हैं ऐसे। और ये राइबोसोम लगे होने की वजह से ये जालिका जो है वो खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका के नाम से जानी जाती है। इसको हम खुरदरी इसलिए कहते हैं क्योंकि रफ होती है, और रफ होने की वजह से इसको शॉर्ट में हम RER भी कहते हैं। RER का मतलब हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ से हमने R लिया, एंडोप्लाज्मिक से E लिया, और रेटिकुलम से हमने R लिया, इसलिए संक्षेप में हम इसको कहेंगे RER। पहले R से रफ, दूसरे E से एंडोप्लाज्मिक, और उसके बाद में पुनः R जो आ रहा है उससे हम बोलेंगे रेटिकुलम। तो ये इसकी फुल फॉर्म हुई, जिसको हम शॉर्ट में RER कहते हैं। दूसरी होती है हमारी चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, चिकनी, चिकनी का मतलब हुआ स्मूथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे SER। SER क्यों कहेंगे? क्योंकि S से क्या बना? स्मूथ, E से क्या बना? एंडोप्लाज्मिक, और R से क्या बना? रेटिकुलम। तो S से स्मूथ, E से एंडोप्लाज्मिक, और R से बना रेटिकुलम। इस प्रकार ये बना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इसका संक्षेप में नाम हुआ। तो अंतर्द्रवी जालिका को हमने देखा कि अंतर्द्रवी जालिकाएं कितने प्रकार की हुई? 2 प्रकार की। एक तो छोटा प्रश्न अपना ये बन जाता है कि अंतर्द्रवी जालिकाओं के प्रकार बताओ। तो अंतर्द्रवी जालिका जो है उसके 2 प्रकार हुए। पहला हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका, और दूसरा हुआ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। इस प्रकार से हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। अब हम आगे इसकी डिटेल पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका, जिसको हम संक्षेप में क्या लिखते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। ये खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका है, जिसको शॉर्ट में कह देते हैं हम RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। परिभाषा: ऐसी अंतर्द्रवी जालिका जिसकी सतह, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, खुरदरी है। खुरदरी होती है, खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका कहलाती है। यानी जिसकी सतह खुरदरी होगी वो खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका कहलाएगी। और ये खुरदरी क्यों होती है? ये खुरदरी होती है क्योंकि इसकी सतह पे क्या मिलते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। एक गोल गोल रचना होती है जिसे बोलते हैं हम राइबोसोम। तो देखिए, जिसे हम संक्षेप में RER कहेंगे। RER का पूरा नाम मैं आपको बता चुका हूं। R से रफ, E से एंडोप्लाज्मिक, और दूसरे R से रेटिकुलम। इस पहले R से रफ, E से एंडोप्लाज्मिक, और इस R से रेटिकुलम। इस प्रकार इसको हम संक्षेप में कहेंगे RER। अब आगे, RER की सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं, इस कारण से ये खुरदरी दिखाई देती है। देखो, RER की जो सतह होगी, उस RER की सतह पर क्या पाए जाएंगे? उसकी सतह पर पाए जाएंगे राइबोसोम। क्या मिलेंगे उसकी सतह पर? राइबोसोम पाए जाएंगे। और राइबोसोम पाए जाने की वजह से ही आपकी RER जो है
वो खुरदरी नजर आती है। आपकी RER के खुरदरी होने का कारण यह है क्योंकि उसकी सतह पर क्या पाए जा रहे हैं? राइबोसोम। यानी राइबोसोम जो ये चित्र में मैंने दिखा रखा है आपको, ये देखिए, ये इस टाइप से ये इस प्रकार गोल गोल रचना होंगी, राइबोसोम लगे होंगे और ये राइबोसोम इसके पाए जाएंगे और राइबोसोम पाए जाने के कारण ये अंतःद्रव्यी जालिका हमें खुरदरी नजर आती है और इसी वजह से इसको हम खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं। अब ये जो खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसके कुछ विशेष कार्य हैं और जो इसके विशेष कार्य हैं उनकी हम बात करेंगे। तो पहला है कि RER का मुख्य कार्य प्रोटीन का निर्माण करना है। बहुत इंपॉर्टेंट कार्य इसका है। देखिए, प्रोटीन का निर्माण करना, क्योंकि आपको सबको पता है हम सबका शरीर प्रोटीन से बना होता है। अगर शरीर के भीतर प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा तो जीव की शुरुआती उत्पत्ति के दौरान जीव जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा, उसके शरीर में वृद्धि और विकास नहीं होंगे, क्योंकि वृद्धि और विकास के होने के लिए प्रोटीन का होना नितांत आवश्यक है। अब हम भोजन से जो प्रोटीन ग्रहण करते हैं, इस प्रोटीन का पाचन होकर के फिर हमारे शरीर के लिए जो प्रोटीन चाहिए उस प्रोटीन का निर्माण होता है। इसलिए भोजन का होता है स्वांगीकरण, क्योंकि ऐसा तो है नहीं आपने प्रोटीन ग्रहण की वो आपके शरीर पे जाके चिपक जाएगा, ऐसा है नहीं। उसके चिपकने से शरीर की वृद्धि हो जाएगी, ये भी संभव नहीं है। इसलिए याद रखिए, शरीर के भीतर भी उन पदार्थों का जो हम भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं उनका निर्माण करने की कोई प्रक्रिया होगी। तो वो प्रक्रिया कैसे होती है और रासायनिक अभिक्रियाएं कैसी होती है, तो उन रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करने वाले विशेष प्रकार की रचनाएं इसमें पाई जाती हैं। उसमें से एक रचना है हमारी राइबोसोम, जो आपकी खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका जो होगी उस खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका की सतह पर वो स्थित होते हैं। तो खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका की हमारे लिए इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका नहीं होगी तो उनकी सतह पर राइबोसोम स्थित नहीं होंगे और राइबोसोम नहीं होंगे तो प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। इसलिए हम राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री भी कहते हैं। ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि शरीर के भीतर प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कौन है। तो शरीर के भीतर प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री के रूप में अगर किसी को जाना जाता है तो वो कौन सा है? वो है राइबोसोम। यानी राइबोसोम को हम शरीर के भीतर प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री के रूप में जानते हैं और इस राइबोसोम की वजह से ही इस अंतःद्रव्यी जालिका का नाम RER पड़ा, क्योंकि उसकी वजह से वो खुरदरी होती है और खुरदरी होने की वजह से उसको कहते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इसका एक कार्य है। जो RER के द्वारा जो प्रोटीन तैयार होता है, अब आप जानते हैं फैक्ट्री में कोई माल बनेगा, उसका प्रोडक्शन होने के बाद बाहर मार्केट में उसको भेजा जाता है। तो यहाँ मार्केट क्या है? यहाँ मार्केट के रूप में हमारा शरीर काम कर रहा है, तो उसको शरीर के भीतर भेजा जाएगा। तो RER के द्वारा जो भी प्रोटीन का निर्माण किया जाएगा वो प्रोटीन आपका आवश्यकता अनुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज दिया जाता है। कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। ER मतलब वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा आपके द्वारा तैयार जो प्रोटीन है, यानी राइबोसोम के द्वारा जो तैयार प्रोटीन है वो कोशिका के अन्य भागों में भेज दिया जाता है ताकि नव निर्माण में नव जो रचनाएं बनेंगी उन नव रचनाओं में प्रोटीन की आवश्यकता होगी और वो प्रोटीन उनको मिल सके ताकि नव निर्माण शरीर का हो सके। तो ये आज के टॉपिक में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में इसी का आगे का भाग हम पढ़ेंगे।
कोई समस्या हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9680733041 या 9785808066 पर जाकर के और संपर्क कर सकते हैं। उसमें समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं, मेरे से जानकारी ले सकते हैं। विद्यालय के फोन नंबर जो है 224-781, उस पर भी कॉल करके आप मेरे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।